तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हिंदी का ये दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग देखे थे कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, आपको आंसर कैसे देना है। इन सारी चीज को हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ सके। और आज हम लोग अपने सिलेबस को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि आप लोगों को हिंदी में दिगंत पढ़नी है, दिगंत भाग 2। तो आज हम लोग दिगंत भाग 2 को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और अगले लेक्चर में आप लोगों को हिंदी व्याकरण का भी वीडियो देखने को मिलेगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो आप लोगों को यह मालूम होगा कि दिगंत भाग 2 को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ है। एक गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। तो आज के इस क्लास में हम लोग अपने सिलेबस की शुरुआत काव्य खंड से करने के लिए जा रहे हैं और काव्य खंड का पहला चैप्टर करबक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो बात याद रखना है, ये जो चैप्टर है करबक, इसको लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इस चैप्टर को लिखा है और बहुत ही अच्छे ढंग से इस चैप्टर को लिखने की कोशिश की। बहुत अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर में मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है। तो चलिए सबसे पहले आज की इस क्लास में हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी को समझ लेते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वे ढेर सारा क्वेश्चन बायोग्राफी से पूछा जाता है, परिचय से होता है। जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, या फिर जो है सो उनके माता का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, ये सब क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन बैंक को पलट करके देखिए, इंग्लिश में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती। बायोग्राफी से क्वेश्चन होता है बट डेट ऑफ बर्थ जो है सो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन हिंदी और उर्दू में डेट ऑफ बर्थ जो है सो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले आज की इस क्लास में मलिक मोहम्मद जायसी के परिचय को देखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी को समझेंगे और उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई ये चैप्टर, ये कविता, जिस कविता का नाम है करबक, करबक को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो है यही है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म तिथि आपको देखने को मिलेगा वो अनुमानित देखने को जो मिलेगा। कहीं पे ये मौजूद नहीं कि इनका जन्म जो है सो कब हुआ, बट इनका एक जो है सो एक पंक्ति है जिस पंक्ति से ये पता चल जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ होगा। वो पंक्ति है, या अवतार मोर नव सदी 30 बरस ऊपर बदी। तो इससे ये पता चलता है कि इनका जो है जन्म जो हुआ होगा वो 900 हिजरी में हुआ होगा। तो अनुमानित ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ होगा। तो अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ है, तो आप लोग को टिक लगाना है 1492 ईस्वी पे टिक लगाना है, ये अनुमानित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये जन्म जो है सो आप लोग को मालूम हो गया होगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को जरूर खोलें ताकि आपको ये पता चल सके क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, ये जानते हैं आप कि ये मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, जन्म स्थान जो है सो कौन सा है। तो इसके बारे में भी किसी को मालूम नहीं है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो किस गांव में हुआ होगा। बट ये रहने वाले थे जायस के, है ना, ये रहने वाले थे जायस, अमेठी उत्तर प्रदेश के, इसलिए इनके नाम में लास्ट में जायसी जो है सो लगा हुआ है। तो अमेठी में एक इलाका है जायस, इसी जायस के ये रहने वाले थे। जायस में इनका जन्म नहीं हुआ था, कहीं जन्म कहीं और हुआ था। और मलिक मोहम्मद जायसी अपने कई सारे पंक्ति में ये बात वो कहते हैं कि वो जायस के नहीं थे। जैसे यहीं पे देख लीजिएगा, जायस नगर मोर स्थानु नगरक नाव आदि उद्यानु, यानी कि ये जायस के नहीं थे, कहीं और के थे। और उसके बाद यहाँ पे जो आते हैं वो एक गेस्ट बन करके आते हैं, अतिथि बन करके आते हैं, वहाँ पे उसको वैराग्य हासिल होता है और जायस में ही रह जाते हैं।
तो आपको ये जन्म स्थान से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ये पूछा जाएगा वो कहाँ के रहने वाले थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जायस उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे ना, जायस अमेठी उत्तर प्रदेश के। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था या वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको टिक लगाना है जायस अमेठी उत्तर प्रदेश पे टिक लगाना है। जायस रहेगा जायस पे टिक लगा दीजिए, अमेठी रहेगा अमेठी पे टिक लगा दीजिए, या नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश पे टिक लगा दीजिएगा। इस दोनों में से कोई नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। लेकिन इसके डेट के बारे में अलग अलग लोगों ने जो है सो अपना ओपिनियन दिया, अपनी राय दिया कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ होगा, कब हुआ होगा। एक सूर्यकांत शास्त्री है, ये कहते कि भाई कंचना एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में इनका जन्म हुआ होगा। बट आप लोगों को अभी उतनी चीज़ें याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतनी बातें याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ। ये रहने वाले थे जायस अमेठी उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए ये भी जो है सो विद्वानों में मतभेद है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई होगी। बट यहां पे अनुमान लगाया जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का निधन जो हुआ होगा 1548 ईस्वी में, है ना। 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का जो है सो निधन हुआ। और इनके पिताजी का नाम था मलिक राजे अशरफ, या इसी को हम लोग मलिक शेख ममरेज के नाम से जानते हैं। अगर मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम पूछ दिया जाए तो इस पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा। माता पिता गुरु इन सब का नाम हिंदी में जो है सो पूछा जाता है, और ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन जो सो होते हैं। तो ये चीजें आप लोग को याद रखना है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इनके गुरु को जान लेते हैं। दो गुरु का जो आपकी किताब में नाम जो सो दिया गया हुआ है। पहले गुरु है सूफी संत शेख मोहिद्दी और दूसरे हैं सैयद अशरफ जहांगीर जो है। तो ये दोनों गुरु का नाम याद रखना है। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी के दोनों गुरु का नाम लिखे, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि इनमें से मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर टिक लगा देगा। अगर दोनों रहेगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाना है, ए और बी दोनों पे जो है। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जायस ये मलिक मोहम्मद जायसी जो थे इनकी वृत्ति क्या थी। तो शुरू में जो है सो ये किसान रहते हुए अपनी ज़िंदगी जो सो गुजारे, बाद में शेष पूरी ज़िंदगी जो है ना वो फ़कीरी में जो सो गुजार देते हैं। बचपन में ही अनाथ जो सो हो जाते हैं और साधु या फ़कीरों के साथ जो है इधर उधर भटकते भटकते इनकी ज़िंदगी जो है सो चलती है। तो ये चीज़ें आप लोग वृत्ति में याद रखिएगा। इनके व्यक्तित्व को अगर हम लोग जानेंगे तो इनके व्यक्तित्व को ज़रूर याद रखिएगा। ये इनके चेहरे पे जो है सो चेचक था, और चेचक के कारण ये रूपहीन थे, है ना। पूरे चेहरे पे चेचक था। बाईं आंख और बाईं कान से वंचित थे। बाईं आंख से वो देख नहीं पाते थे और कान से सुन नहीं पाते थे। तो रूपहीन थे, कान नहीं था सुनने को, देखने को आंख नहीं था। फिर भी आज हम लोग जो है सो 500-600 साल बाद भी मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ रहे हैं और आगे भी जो है सो पढ़ते रहेंगे। अब एक कहावत भी है कि शेर शाह जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के जो है सो दरबार में जो है सो पहुंचता है। जब मलिक मोहम्मद जायसी के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी का नाम बहुत ही चल रहा था उस समय, तो एक अल्लाह वाले भी थे, बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे जो है। आज भी इनकी दरगाह जो सो अमेठी में है, और ये दरगाह जो सो कोई और नहीं बल्कि राजा राम सिंह ने जो सो बनाया था। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अभी उतना आप लोग को मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अपियर होना है, और इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें अगर माइंड में रखेंगे तो फिर जो काम की चीज़ें हैं वो जैसे छूट जाएगी जो है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये शेर शाह दरबार में पहुँचता है। तो शेर शाह मलिक मोहम्मद जायसी के चेहरे को देख करके जो है वो हंसने लगता है कि भाई जिस बंदे का इतना नाम सुनता था, भाई मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये बंदा आगा तो कोई चेहरा ही नहीं, कोई रूप ही नहीं है, रूपहीन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के चेहरे को जब देख करके शेर शाह हंसता है तो बहुत ही अच्छा रिप्लाई देता है मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई देते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि तुम मुझ पे हंस रहे हो या उस कुम्हार पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। यानी कि तुम मुझ पे नहीं हंस रहे हो बल्कि उस खुदा ईश्वर अल्लाह पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। कहा जाता है उसी वक्त उसके चरणों में जो है सो शेर शाह झुक जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखना है। चलिए तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम लोग जैसो जान चुके हैं। आगे इनकी कृति को जानते हैं, इनकी रचना को जानते हैं। ढेर सारी इनकी किताबें हैं, एक दो को ये आपको लगभग अगर पूरे चैप्टर से हम लोग देखेंगे तो लगभग 7 या 8 क्वेश्चन ऐसा जो सो पूछा जाता है। तो इनकी कृति में अगर देखते हैं तो बहुत ही फेमस महाकाव्य खंड पद्मावत है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पद्मावत किसने लिखा तो आप लोग को टिक लगा देना है किस पे, मलिक मोहम्मद जायसी पे। अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, लेकिन उसके बाद मसला या मसला नामा है, चंपावत है, इसके बाद ये चित्र ये
इतरावत है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ये सब इनके कृति का जो है सो नाम है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और इनकी जो है सो इनके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जासी जो है वो प्रेम मार्गी कवि हैं, प्रेम के मार्ग पे चलने वाले हैं। इसको हम लोग प्रेम की पीर के कवि के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मलिक मोहम्मद जासी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग प्रेम की पीर के कवि पे टिक लगा दीजिएगा या फिर प्रेम मार्गी पे टिक लगा दीजिएगा। तो बायोग्राफी में एक आपको इतनी चीजें याद रखनी है, जन्म कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, निधन कब हुआ, और उसके बाद इनकी वृत्ति क्या थी, व्यक्तित्व कैसा था, पिताजी का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, और रचना ये याद रखना, और प्रेम मार्गी कवि भूलना नहीं है। अब हम लोग चलिए कविता की तरफ चलते हैं। दो करवक को आप लोग को पढ़ना होगा, तो सबसे पहले हम लोग पहले करवक को पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरे करवक को जो है सो पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन को भी जो है सो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कहानी ये कविता की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मलिक मोहम्मद जासी क्या कहते हैं इस करवक में जो है। तो मलिक मोहम्मद जासी की बहुत ही फेमस कृति है, किताब है महाकाव्य खंड। महाकाव्य खंड का ये कुछ अंश है। महाकाव्य खंड वो पद्मावत जो है, महाकाव्य खंड पद्मावत, तो पद्मावत का ये अंश है, पद्मावत से निकाला गया है और आपके चैप्टर में इनकी कुछ पंक्ति को जो है सो लिख दिया गया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले पंक्ति को पढ़ते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमहा जे कवि सुनी। अब मलिक मोहम्मद जासी अलग अलग चीजों का उदाहरण देते हुए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं हम लोगों को। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए ये हिंदी में नहीं बल्कि ये अवधी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जासी अवधी भाषा का इस्तेमाल करते थे, अवधी भाषा में जो सो लिखा करते थे। अब ये मलिक मोहम्मद जासी अपने पहले पंक्ति में कहते हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमहा जे कवि सुनी। मलिक मोहम्मद जासी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं एक आंख का होते हुए भी गुणवान हूं। पहले मैं आप लोग को बता चुका था कि मलिक मोहम्मद जासी एक आंख के ही थे, एक आंख से देख नहीं पाते थे, एक ही कान था, एक कान से वंचित थे, एक कान से सुन नहीं पाते थे। तो मलिक मोहम्मद जासी अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक आंख का होते हुए भी क्या हूं, गुणी हूं, यानी कि गुणवान हूं। अब ये गुणवान जो है, अब ये बात याद रखिएगा, ये यहाँ पे मैं हिंदी दे दिया हूँ, इसका ये एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, और बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का ये एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, भावार्थ पूछा जाता है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में भावार्थ पूछा जाएगा तो देख लीजिए किस तरह से ये लिखा गया हुआ है। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित महाकाव्य खंड पद्मावत से लिया गया हुआ महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह एक नैन के होते हुए भी गुणवान है। तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा, जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। हर एक पंक्ति का यहाँ पे मैं भावार्थ लिख दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो मलिक मोहम्मद जासी क्या कहते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं मैं एक आंख का होते हुए भी गुणवान हूँ, और इस कदर से गुणवान हूँ कि जब मेरे कोई कवि वाणी को पढ़ता है, मेरी कविता को पढ़ता है, तो उसका विमोह जो है, उसका अट्रैक्शन जो है, वो मेरी तरफ जो है सो हो जाता है, वो मेरी तरफ जो सो मोहित हो जाता है, यानी कि वो मेरे बारे में और भी जिज्ञासा जगाता है कि भाई इसकी पंक्ति जो है सो और पढ़े और सुने और समझे जो है। तो मलिक मोहम्मद जासी अपने बारे में ये कह रहे, यानी कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे कि भाई अगर आपके अंदर कुछ खामियां हैं, यानी कि कुछ डिफेक्ट है, खुदा ने वो चीज़ें दी नहीं है, तो आप उसका रोना मत रोइए। आप मत ये कहिए कि हमारे पास एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है। अगर खुदा ने दिमाग दिया है भाई, आप उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ो। और मलिक मोहम्मद जासी ये कह रहे भाई वो एक आंख का होते हुए भी गुणवान है, और ऐसे गुणवान है कि जब उसके कोई रचना को सुनता है, कोई कविता को सुनता है, तो लोग मोहित हो जाते हैं, उसके तरफ अट्रैक्शन हो जाता है कि भाई ये बंदा किसने लिखा, कितनी अच्छी कविता जो है सो इन्होंने लिखा है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग और दूसरे पंक्ति को जो है सो समझते हैं। चांद जैस जगवीदी अवतारा, दिन कलंक किनियो न उजियारा। अब ये दूसरा पंक्ति है, दूसरे पंक्ति में भी जो है सो ये अपने बारे में एग्जाम्पल देते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही लाइन जो है, यही पंक्ति अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए, इसका भावार्थ पूछा जाए, तो आप इस तरह से लिख देंगे, यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में सदोष लेकिन प्रभावयुक्त दीप्तिमान चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जैसे की कृति उज्जवल थी लेकिन उसके अंग भंग दोष थे। अब ये चीज़ें इतना लिख देना, 4 मार्क्स मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग इस पंक्ति को थोड़ा डीप समझ लेते हैं, और इस पंक्ति में क्या कहते हैं। चांद जैसे जगवीदी अवतारा, किन कलंक किन उजियारा। अब मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर ने चांद को बनाया है, जिस प्रकार से खुदा ने चांद को बनाया है, सदोष बनाया है। बड़ी खूबसूरत है
चांद तो खूबसूरत है लेकिन फिर भी उसको सदोष बनाया है। कहते हैं ना चांद इतना खूबसूरत है कि जब कोई प्रेम में पड़ता है तो कहता मैं तो तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के लेकर के आ जाऊंगा। तो ये चांद तारा, भाई चांद क्या खूबसूरत चांद है। तो मलिक मोहम्मद यासी कहते हैं जिस तरह से खुदा ने चांद को बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, बहुत ही दीप्तिमान है, लेकिन फिर भी चांद में दोष है। दोष क्या है कि कहते हैं ना चांद में भी दाग है, तो चांद में भी कहीं ना कहीं दाग है। तो मलिक मोहम्मद यासी कहते कि जिस प्रकार से खुदा ने चांद को दीप्तिमान बनाया लेकिन दोष के साथ बनाया, ठीक इसी प्रकार मुझे ईश्वर ने बनाया। मेरी कृति तो उज्जवल है, मेरे जो काम हैं, मेरी जो रचनाएं हैं, उनको सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मेरा अंग भंग है, यानी कि मेरा अंग जो है सो काम नहीं कर रहा है। जैसे कि पहले आप लोग को बता दिए, आंख से वंचित थे, कान से वंचित थे, रूपहीन थे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहे, फिर से जो है आगे चलते हैं, आगे तीसरे स्टिंजा की तरफ चलते हैं। और मलिक मोहम्मद जी जैसे क्या कहते हैं, जग सूझा एक ही नैनाहा उवा सुख अस नकमत माहा। अब यहाँ पे तीसरे पंक्ति में मलिक मोहम्मद जासी क्या कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। अगर फिर से बोर्ड एग्जाम में आपको ये पूछ दे ये लाइन एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा, यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह समदर्शी थे क्योंकि उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आंखों से देखा। उनका वह आंख दूसरे मनुष्य की आंखों की तुलना में ठीक उसी प्रकार तेज जिस प्रकार तारागण के बीच उदित शुक्र तारा। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, मलिक मोहम्मद जासी तीसरे पंक्ति में क्या कहते हैं। मलिक मोहम्मद जासी एक बार फिर से अपने ही जो है सो बारे में एग्जाम्पल जो है सो दे रहे हैं, और मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं कि खुदा ने मुझे इस तरह से बनाया है कि एक आंख तो है नहीं, मैं एक आंख का हूं, और एक आंख का होते हुए भी मैं समदर्शी हूं, और एक आंख का होते हुए मैंने सबको बराबर देखा, सबको एक जैसा देखा, और इस तरह से देखा, पूरे दुनिया को मैंने इस तरह से एक ही आंख से देखा जिस तरह से आसमान में है ना तारों के बीच में शुक्र तारा होता है, तेज होता है कि दूर से ही लोग उसको देख लेता है, ठीक उसी प्रकार मैंने अपने एक आंख से पूरी दुनिया को जैसो देखा और सबको एक बराबर देखा, किसी को ना ऊंच देखा, किसी को ना नीच देखा, जो जैसा था मैंने उसको वैसा ही पाया। फिर यहाँ पे अगले पंक्ति चौथे पंक्ति की तरफ चलते हैं। मलिक मोहम्मद जासी कहते जो लही अंबी डाव न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। अब चौथे पंक्ति में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो लही अंबी डाव न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं, यहां पे आम का एग्जाम्पल जो है सो देते हैं। अगर फिर से बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो इस तरह से आप लोग जो है सो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इतनी चीजें लिख सकते हैं। मलिक मोहम्मद जासी आम के बारे में बता रहे हैं। हम सब जानते हैं कि फलों का राजा आम है, बट आम ऐसा ही नहीं बन गया, इसमें भी कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर है। फिर से वही बातें बता रहे हैं, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं आता है। आप उस चीज के लिए रोइए नहीं अगर कोई चीज आपके पास नहीं है, खोपरिए, आप आगे बढ़िए, दिमाग है ना, ये अकल है ना, आप इसका इस्तेमाल करते हुए आगे जो है सो बढ़िए। तो मलिक मोहम्मद जासी क्या कहते हैं, जो लही अंबी डाव न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। मलिक मोहम्मद जासी कहते कि ये आम जिसको हम लोग फलों का राजा जो है सो जानते हैं, ये आम जब बनता है उससे पहले ये पेड़ पे जो है सो मंजरी आता है, यानी कि फूलता है, वो है ना, फूल आता है, बड़ा खूबसूरत लगता है जब फूल आता है पेड़ पे, आम के पेड़ पे। जी तो ऐसा करता ये हमेशा रहे, ऐसा ही रहे, इसका दिलकश नज़ारा एक बहुत अच्छा नज़ारा रहता है, उसको हम लोग देखते रहें। तो वो मजरी तो रहता है, बट उस मजरी में टिकुला आता है, और जब टिकुला आता है तो वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है, बड़ा खराब सा सीन लगता है। और जब वही टिकुला बड़ा होता है तो उसमें गुठली आ जाता है, और गुठली कहीं ना कहीं आम का एक दोष है। जब आप आम खाते होंगे तो लगता होगा यार गुठली आकर के आम के मजा को खराब कर दिया, लेकिन अगर वो गुठली ना हो उस फल में तो फिर आम बन ही नहीं सकता है, फिर वो आम जो है सो फलों का राजा बन ही नहीं सकता है। तो ये आम में भी कुछ ना कुछ खामियां थी, ये कमी है, लेकिन उसी कमी की वजह से शायद वो इतना फलों का राजा, वो जो फलों का राजा बन गया है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम के मजरी में कोयली नहीं होता तब तक वह मधुर सौरभ से सुवसी नहीं होता। तो मलिक मोहम्मद जैसे यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक जो है आमों में क्या, आमों के पेड़ पे फूल नहीं होगा और उस फूल में जो है सो ये टिकुला नहीं आएगा, तब तक जो सो आम फल के रूप में नहीं बन सकता है, आम नहीं बन सकता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मलिक मोहम्मद जासी जो सो आम के बारे में देते हैं। चलिए अगले पंक्ति की तरफ चलते हैं कि ना समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असूझा पारा।
अब यहाँ पे जो है सो मलिक मोहम्मद जासी एक बार समुद्र का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि न समुद्र पानी जो खारा तो अति भय असूझ हपारा। मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र का पानी जो खारा होता है ये इसकी कमी है, ये इसकी खामियां है कि भाई समुद्र का पानी खारा होता है। कोई प्यासा भी जाएगा तो उस पानी को पी करके अपने प्यास को नहीं बुझा सकता है। बट इसी खामी की वजह से, इसी कमी की वजह से कि समुद्र का पानी जो खारा है वो आज असूझ और अपारा बन गया है। यानी कि कोई भी इंसान इस तरफ से उस तरफ नहीं देख सकता है। कोई भी इंसान समुद्र को तैर करके पार नहीं कर सकता क्योंकि समुद्र अपारा होता है, इसको पार नहीं किया जा सकता है कि नहीं। ये असूझ होता है, इस पार से उस पार कोई देख नहीं सकता है। और शायद वही कमी की वजह से कि उसका पानी खारा है वो जो है सो असूझ और अपारा बन गया। शायद अगर उसका पानी पीने लायक होता तो आज सब पानी को खत्म कर दिया हुआ होता, अगर पीने योग्य होता, पीने लायक होता तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले पंक्ति में मलिक मोहम्मद जासी कहते जौ सुमेरु त्रिशूल बिनासा भाव कंचन गिरी लागा कासा। अब यहां पे जो है सो सुमेरु पर्वत के बारे में एग्जाम्पल जो है सो दे रहे हैं कि सुमेरु पर्वत जो है वो जो है सो आज सोने जैसा दिखने में लगता है, स्वर्णमय लगता है, स्वर्णमय हो गया। तो ये सोने जैसा क्यों देखने में लगता है, इसका एक ही कारण है कि शिव ने अपने त्रिशूल से जो है उस पर हमला किया, त्रिशूल से जो है उसको नष्ट कर दिया। और जब त्रिशूल उस पर लगा, जब त्रिशूल का स्पर्श हुआ तो वो सोने में जो सो तब्दील हो गया। तो सुमेरु पर्वत जो स्वर्णमय है, जो सोने जैसा है, तो उस पर भी डंडा पहले चला, पहले त्रिशूल चला। जब शिव ने त्रिशूल को चलाया तो वो जो है सो सोने के रूप में जो सो तब्दील जो है सो हो गया। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया जा रहा है कि भाई वो सोने का तब बना जब उस पर त्रिशूल चलाया गया। इंसान जिंदगी में तभी जो है सो कामयाब होता है जब उसको ढेर सारी परेशानी से गुजरते हैं, वो संघर्ष करते अपनी जिंदगी में जो है, तब जाकर के वो कहीं इतिहास रच पाते, कहीं बड़ा कर पाते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। जौ लही घरी कलंक ना परा कांच होई नहीं कंचन करा। अब यहां पे मलिक मोहम्मद जासी सोने का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक सोना तब तक वो सोना नहीं हो सकता है, सोना तब तक सोना नहीं हो सकता है जब तक कि उसको घड़िया में, घड़िया किसको कहते हैं तो सोना को गलाने वाला पात्र होता है। तो जब तक सोना को घड़िया में गलाया ना जाए, आप सब जानते ही होंगे कि सोना को हाई टेम्परेचर पे, कच्चे सोना को हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तब वो सोना जा करके बन पाता है। यानी कवि संदेश दे रहे, मैसेज दे रहे कि भाई अगर आप भी अपनी जिंदगी में सोना जैसा बनना चाहते हो तो आपको तपिश झेलनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मुश्किल का सामना जो है सो करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सोने में तब्दील हो पाओगे। आगे अंतिम पंक्ति में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। एक नैन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाव सब रूपवन गही मुख जो ही कई चाओ। अब मलिक मोहम्मद जासी अंतिम पंक्ति में कहते पहले करवक के कि मैं एक आंख का हूँ, लेकिन एक आंख का, फिर से अपने एक आंख का जो एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि एक आंख का रहते हुए भी वे दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। जिस तरह से दर्पण चमकता है मलिक मोहम्मद जासी भी चमक रहे हैं। जिस तरह से दर्पण के सामने में जो जैसा आता है वो खुद को वैसा ही पाता है, मलिक मोहम्मद जासी के सामने में भी लोग वैसा ही पाते थे। और बड़े बड़े रूप वाले जब उसके पास जाते थे तो अपने मुख को जो है सो मलिक मोहम्मद जासी के तरफ जो है सो देखते थे, अपने मुख को मलिक मोहम्मद जासी की तरफ कर देते थे और मलिक मोहम्मद जासी के मुख को देखते थे कि भाई ये बंदा मुझे आशीर्वाद दे दे या अपनी पंक्ति जो है सो कुछ सुना दे। तो ये कहते कि भाई मेरे पास तो रूप नहीं, लेकिन बड़े बड़े रूप वाले, रूपवंत बड़े बड़े रूप वाले जो है सो मेरे चरणों में आकर के झुक जाते। तो ये है उनकी क्या कह सकते हैं कृति, जो ये इन्होंने कविता लिखा, शायद इस कविता ने इसको इतनी पहचान बना दिया। जो इनकी कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, जो इन्होंने किताबें लिखी, एक से बढ़कर के एक। आप बहुत सारी फिल्में देखे होंगे, अभी कुछ साल पहले भी एक रिलीज हुई थी पद्मावत। अगर आप पद्मावत मूवी देखा होगा तो गौर क्या होगा, उस पर सबसे पहले मलिक मोहम्मद जासी का नाम आया था, क्योंकि ये भी मूवी जो बनी है वो पद्मावत के अकॉर्डिंग ही बनाई गई। हाँ, कुछ जो है सो मिर्च मसाला जरूर लगाया गया हुआ ताकि फिल्म रहे, थोड़ा देखने में मज़ा आए, ये चीज़ें। चलिए, इसी में दूसरा करवक है, हम लोग अब दूसरे करवक को जैसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दो करवक दिया गया हुआ है। मोहम्मद यही जोरी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गापावा जोरी लई रकत के लेई गाड़ी प्रीत नैन जल भे। अब मलिक मोहम्मद जासी जो सो पद्मावत के बारे में कह रहे हैं ना, जो पद्मावत अभी आप लोग महाकाव्य देखे थे, एक नहीं महाकाव्य पद्मावत, तो ये उसी काम से और पद्मावत के बारे में बता रहे हैं।
पद्मावत वो जो किताब है, जो कविता है, वो कविता जो सो कैसी है उसके बारे में बता रहे हैं कि जब भी कोई मेरी पद्मावत को यानी कि उसकी रचना को जो सो पढ़ेगा तो उसको जो सो प्रेम की पीड़ा का अनुभव होगा कि प्रेम में कितनी पीड़ाएं होती है, कितनी तकलीफ होती है। जब कोई पद्मावत पढ़ेगा तो उसको प्रेम की पीड़ा का अभाव जो है सो होगा। और इस पद्मावत को जो उन्होंने लिखा है, इस कविता को उन्होंने लिखा है रक्त की लय लगा करके, यानी कि एक एक वर्ड को जोड़ जोड़ करके, और उस वर्ड को जो जोड़ा है वो रक्त से, खून से जोड़ा है। और यही नहीं, गाड़ी प्रीत के आंसुओं से भिगो भिगो करके गिला किया है। और शब्द को लिखने के लिए यानी कि अपने आंसुओं को बहा बहा करके लिखा, ताकि जो है सो उसको गाड़ी प्रीत यानी गाड़ी प्रीत को आंसुओं से भिगो भिगो करके लिखा। यानी कि जब वो कविता को भी लिख रहे थे तो आंखों से आंसू गिर रहा था। यानी कि आप समझ सकते हैं इस शब्दों से, इस लाइन से, कि उन्होंने इस कविता को लिखने में कितना वक्त दिया होगा, है ना। पद्मावत आज पूरे विश्व में ये पद्मावत जो है सो पढ़ी जाती है, ये कविता पढ़ी जाती है। आगे चलते हैं, अगले पंक्ति को देखते हैं। ओ मन जानी कवित अस्किन्हा, माकू यह रहे जगत मन चिन्हा, कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघो जे किनु बखानो, कहाँ सुरूप पद्मावती रानी, कोई ना रहा जग रही कहानी। अब मलिक मोहम्मद जासी इस पंक्ति में जो है सो बता रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है कि नहीं, ये जो दुनिया है ये हमेशा के लिए नहीं है। ये इंसान भी इस दुनिया में जो आया वो भी हमेशा के लिए नहीं, इंसान भी जो है सो चला जाएगा, वो भी हमेशा के लिए जिंदा, बस उसकी कहानी जो सो बची रहेगी। अब यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल जो सो दिया जा रहा है। अब उतना तो टाइम है नहीं कि आपको मैं पूरी कहानी जो सो बताऊं। आप लोग ज़रूर एक बार जो है सो मूवी देख लीजिएगा पद्मावत, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें मलिक मोहम्मद जासी क्या कहते हैं, एक नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इंसान जब इस दुनिया में आया ये हमेशा के लिए नहीं आया, इसको जो है सो मरना तो है। मौत तो सबको आएगी जो है, हर किसी को मौत के गले जो है सो लगाना, हर किसी को मौत का मज़ा चखना है। अब ये कह रहे कि जो कोई आया है इस दुनिया से उसको जाना ही है, वो हमेशा के लिए यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया है। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो राजा राघव कहाँ है, वो राजा राघव नहीं है, वो राजा रत्नसेन कहाँ है। वो राजा रत्नसेन जब रानी पद्मावती के खूबसूरती का वर्णन वो सुनता है बेहोश होकर के गिर जाता है। जब वो रानी पद्मावती को पहली बार देखता है चक्कर खा करके गिर जाता है। तो वो राजा रत्नसेन कहाँ है? नहीं है वो राजा रत्नसेन। वो राजा वो सुगा कहाँ है? सुगा यानी कि तोता जो है, वे तोता कहाँ है? आज वो तोता भी जो है सो नहीं है। वे तोता जिसने राजा रत्नसेन को सारी बात बताया था रानी पद्मावती के बारे में, तो वो तोता भी नहीं है जो तोता राजा रत्नसेन को सारी बात बताया रानी पद्मावती के बारे में। ना तो राजा रत्नसेन है और न ही तो सुल्तान अलाउद्दीन है। वो सुल्तान अलाउद्दीन जिसको राजा राघव ने पद्मावती के बारे में सब कुछ बताया, आज वो सुल्तान अलाउद्दीन भी नहीं है। जब उसकी तारीफ को सुना, उसकी खूबसूरती को सुना, तो ये सुल्तान अलाउद्दीन सब कुछ को छोड़ करके रानी पद्मावती को पाने के चक्कर में लग गया था। वे सुल्तान अलाउद्दीन भी नहीं है, वो राजा राघव भी नहीं, आज कोई नहीं है। ना तो वो रूप वाली रानी पद्मावती है, सब के सब जो सो चले गए, बस सिर्फ और सिर्फ उसकी कहानी जो है सो बच गई है। ये बातें इस पंक्ति में जो है सो कहते हैं। आगे यहाँ पे कहते धनी सो प्रूख जस कीर्ति जासू, फूल मरे पै मरे न बासु। अब यहाँ पे मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं कि वो इंसान ठीक उसी तरह से है जिस तरह से फूल जो है मुरझा जाता है, बट उसकी खुशबू जो है वो महकती रहती है, खुशबू फैलती रहती है। ठीक इसी तरह से एक अच्छा इंसान है जिसने अपने ज़िंदगी में अच्छा काम किया है, अगर वो इंसान मर भी जाएगा तो वो जो अच्छा काम किया है वो खुशबू की तरह जो है सो फूलों की तरह, जो जिस तरह से फूल की खुशबू महकती रहती है, ठीक उसी प्रकार इंसान का अच्छा काम भी जो है सो आगे बढ़ता रहेगा, लोग उसको याद करते रहेंगे। और अंतिम पंक्ति में हम लोग देख लेते हैं, अंतिम पंक्ति में मलिक मोहम्मद जासी जो है क्या कहते हैं। तो अंतिम पंक्ति में मलिक मोहम्मद जासी जो है सो ये कहते हैं कि इस दुनिया में जो है, इस संसार में ना तो यश को कोई खरीद सकता है ना ही तो बेच सकता है। ना तो यश को कोई खरीद सकता है ना ही तो बेच सकता है। और मलिक मोहम्मद जासी कहते हैं कि जो कोई भी मेरे पंक्ति को पढ़ेगा, मेरे जो है सो
ये रचनाओं को पढ़ेगा वो जो है सो जरूर जो है मुझे 2 शब्द में याद रखेगा कि हाँ ये पंक्ति जो है सो मलिक मोहम्मद जयासी की थी। तो ये आपको जो है सो दोनों चैप्टर था। चलिए अब इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। आप चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मलिक मोहम्मद जयासी किस शाखा के कवि हैं? आप सबको मालूम होगा, मैं बता चुका हूं कि मलिक मोहम्मद जयासी जो है सो किस शाखा के कवि हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी जो है सो ये शाखा के कवि है। जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है? तो मलिक मोहम्मद जयासी अपने एक आंख की तुलना किससे की है? कई बार आपने देखा दर्पण 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 जो है, तो मलिक मोहम्मद जयासी ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से की है। करवक में कौन सी बात पाई जाती है? तो करवक में जो है सो प्रेम की महिमा की बात जो है सो पाई जाती है। सही आंसर ए हो जाएगा। जायस की रचना भाषा है, यानी कि जायस ने अपनी जो है रचना जो सो किस भाषा में जो सो लिखा? तो अवधी। सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? तो आप सबको मालूम होनी चाहिए, मलिक मोहम्मद जयासी। अगला क्वेश्चन है जायस का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहले आप लोग को बता चुका हूँ, जायस में हुआ था मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म। तसव्वुफ का अर्थ क्या होता है? तो तसव्वुफ का अर्थ होता है सूफी मत जो है। सही आंसर ए होगा। पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के कौन जो रचनाकार है? तो आप सबको मालूम होनी चाहिए, मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत को लिखा है। करवक के रचनाकार कौन है? तो इसके भी मलिक मोहम्मद जयासी है। सही आंसर डी होगा। मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म कब हुआ था? 1492 में। डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलिक मोहम्मद जयासी का निधन कब हुआ था? याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मलिक मोहम्मद जयासी का निधन 1548 में। ए हो जाएगा। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जयासी। सी होगा। मलिक मोहम्मद जयासी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ? सही आंसर ए होगा। मोहम्मद जयासी की वृत्ति क्या थी? तो शुरू में ये जो है सो जायस में रहते हुए किसानी किए थे, उसके बाद शेष जीवन फ़कीरी में जो सो गुजार दिए। बचपन में ये अनाथ हो गए और साधु संत के फ़कीरों के साथ इधर उधर भटकते रहे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जयासी के गुरु का नाम क्या था? बता चुका हूँ, 2 इनके गुरु थे। सूफी संत शेख मोहिद्दी। पहला तो बी याद रखिएगा, सूफी संत शेख मोहिद्दी। और एक थे अशरफ जहांगीरी जो है कि नहीं, सैयद अशरफ जहांगीरी। तो सूफी संत शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीरी। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। सूफी संत शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है करवक किस किताब से लिया गया हुआ है? तो ये पद्मावत से लिया गया हुआ। सही आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे, आप लोग पढ़ेंगे आराम से, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर पूरी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कवि ने अपने एका की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो अगर आपने पढ़ा है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसके आंसर को जो है सो लिख दिया है, एक बार देख लीजिए क्या आप लोग को लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जायस अपने करवक में कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे देख लीजिए आंसर लिखा गया हुआ है। तो ये सब कुछ उम्मीद करते अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाव स्पष्ट करना है तो पीछे तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ कैसे आप लोग को अर्थ स्पष्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा और लगभग इस चैप्टर से आप कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं बचे, सब कुछ कवर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।